अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइपरीमिया, कंजेशन और हीमोस्टेसिस का हम लोग आज इनिशियल लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। इसमें हम लोग हाइपरीमिया और कंजेशन का दोनों का हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपरीमिया और जो कंजेशन है, इन दोनों केसेस में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इन द टिश्यू इंक्रीज होता है, बट इन डिफरेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले हम हाइपरीमिया की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जो कि ड्यू टू वेसो डायलेशन या आर्ट्रियोलर डायलेशन की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जब आर्टरी की डायलेशन होती है तो इसमें जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। मीन्स एक्टिव प्रोसेस मीन कि ये बॉडी खुद आर्ट्रियोलर की डायलेशन करवाती है। इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमें पता है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डायलेशन हो जाती है वेसल्स की, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और इन केस ऑफ एक्सरसाइज हमें पता है मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में ये एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें बॉडी खुद ब खुद वेजो डायलेशन करवाती है। और इसकी कलर की अगर बात करें तो हमें इसमें ऑक्सीजनेटेड, एज वी नो कि हम आर्टरी में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर हमारे पास रेड होता है। उसके बाद अगर हम कंजेशन की बात करें तो कंजेशन जैसे ट्रैफिक जैम होती है, इसी तरह कंजेशन भी यही होता है कि वीनस में क्लॉटिंग की वजह से या किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न ख़राब होता है। इसकी ये एक पैसिव प्रोसेस है, डेट्स मीन कि ये बॉडी खुद ब खुद नहीं करती। या तो ये हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, या कोई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, या डीवीडी, हमने लास्ट लेक्चर में एडिमा में पढ़ा था कि डीवीडी की वजह से वीनस रिटर्न वापस सही तरह से नहीं आता, और हार्ट फेलियर की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट से इसे पंप नहीं करता ब्लड को। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये पैसिव है, ये बॉडी खुद नहीं कर रही, किसी ऑब्स्ट्रक्शन या किसी क्लॉटिंग की वजह से ये खुद ब खुद हो रहा है कंजेशन। इसकी कलर की बात करें, एज वी नो कि वीनस में हमारे पास जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, उसने टिश्यू से ब्लड जो ऑक्सीजन को टिश्यू में देके जो बाकी जो ब्लड बचता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है जो वापस हार्ट के पास जाता है। इस केस में जो हमारे पास कलर होगा वो ब्लू रेड साइनोसिस टाइप कलर होगा। क्रॉनिक इफेक्ट में क्या होगा, क्रॉनिक इफेक्ट में हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगी टिश्यू में को, टिश्यू इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी, फाइब्रोसिस बनाएगी, वहाँ पे फाइब्रोसिस की वजह से स्कार बनेगा वहाँ पे। उसके बाद कैपिलरी रप्चर हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि इंगोज्ड हो गया या कंजेशन हो गया। तो अब जिस वेसल में कंजेशन हुई हुई है तो वो अपना ब्लड कहीं तो पूल करेगी ना, तो वो इर्द गिर्द जो टिश्यू है उनमें अपना ब्लड पूल करेगी, जिसकी वजह से माइनर कैपिलरी को रप्चरिंग होगी, रप्चरिंग की वजह से हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, और उस हेमरेजेस को रिपेयर करने के लिए वहाँ मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। उसके बाद और मैक्रोफेजेस में हमारे पास, इन मैक्रोफेजेस में हमारे पास हीमोसिटिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास पल्मोनरी भी हो सकता है और लीवर में भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। हेपेटिक कंजेशन में भी एक्यूट है और क्रॉनिक है। तो बात करते हैं हम लोग पल्मोनरी कंजेशन में क्या होता है। एक्यूट केस में क्या होता है कि जो हमारी एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई की कैपिलरीज जो होती है ना, स्टार्टिंग में जब कंजेशन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में वहाँ ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एल्वोलाई की कैपिलरीज जो होती है वो इंगोज्ड हो जाती है, मतलब वो फिल अप हो जाती है। अब उसने ब्लड कहीं ना कहीं तो निकालना है ना, क्योंकि अब कैपिलरी इंगोस्ट हो चुकी है, अब वहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो उसने अपना ब्लड कहीं ना कहीं तो निकालना है। तो वो जो इर्द गिर्द टिश्यू होंगे, अब सेप्टल एडीमा हो जाएगा। सेप्टल एडीमा मीन्स दो एयर सैक्स के दरमियान जो वॉल होती है उसको सेप्टल कहते हैं। तो वो जो अपना ब्लड है वो इर्द गिर्द अपने टिश्यूज़ में, एयर सैक्स में अपना भेजना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एडीमा हो जाएगा, और जो इंट्रा एल्व्यूलर है वहाँ पे हेमरेजेस स्टार्ट होंगे, माइनर वहाँ पे कैपिलरी रप्चर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर क्रॉनिक केस की बात करें, क्रॉनिक में हमारे पास हार्ट फेल है। हार्ट फेल की वजह से क्या होगा कि जो बॉडी है वो अपना कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन करेगी, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। अडेप्टेशन करने की वजह से क्या होगा, वहाँ जो वॉल्स हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ पे फाइब्रोसिस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे हार्ट फेलियर सेल्स भी, इनकी मॉर्फोलॉजी में अगर हम लोग इसको कट करके डायसेक्ट करके देखें तो हमारे पास वहाँ पे हार्ट फेलियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट फेलियर सेल्स में एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि हीमोसिटिन उनमें प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें हेपेटिक कंजेशन की बात करें, एक्यूट केस में क्या होता है कि जो सेंट्रल वेन्स, लीवर में जो सेंट्रल वेन्स और साइनोसॉइड्स होते हैं वो स्टार्ट में एक्सटेंड होने की कोशिश करती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, और जो सेंट्रल लोब्यूलर पार्ट होता है उसमें नेक्रोसिस हो जाती है इन द स्टार्ट केस। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इन केस ऑफ क्रॉनिक, जो क्रॉनिक केस है वो वर्स हो जाता है, तो उसमें हमारे पास जो लीवर है वो हमारे पास जो अपीयरेंस शो करवाता है वो नट मग की अपीयरेंस शो करवाते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम देखें
तो इसमें आप देख रहे होंगे कि दरमियान में नेक्रोसिस है और इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास जो पेरिफ्री है वो टैन कलर की है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रॉस फंक्शन में देखें, ग्रॉस डायसेक्शन में देखें तो रेड ब्राउन हमारे पास जो है वो सेंट्रल एरिया होगा, सेंट्रल एब्यूलर एरिया जो होगा वो रेड ब्राउन होगा, और जो इर्द गिर्द जो पेरिफ्री होगी वो टैन होगी। अनकंजेस्टेड पेरिफ्री होगी, मतलब वो कहीं ना कहीं से ब्लड ले लेगी, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन जो बिटवीन पार्ट है, जो सेंट्रल एब्यूलर वाला साइड है, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें हेमरेजेस हमें नजर आएंगे, हीमोसिटी रिलेटेड मैक्रोफेज नजर आएंगे और नेक्रोसिस हमें नजर आएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हीमोस्टेसिस। न्यू टॉपिक है हीमोस्टेसिस। आज हम लोग इसकी सिर्फ चंद बातें ही फर्स्ट टॉपिक की हम सिर्फ प्लेटलेट्स तक ही पढ़ेंगे, बाकी जो कोएगुलेशन कैस्केड है और जो एंडोथेलियम की बात है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हीमोस्टेसिस क्या होता है? जब कहीं सेल इंजरी हो गई, वेस्कुलर इंजरी हो गई, अब वहाँ पे जो बॉडी ब्लड क्लॉट बनाएगी, डेट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। डेफिनेशन की बात करते हैं, द लाइफ सेविंग प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, डेट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। जो नॉर्मल ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है एट अ साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, इसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेसिस भी, इसमें भी दो डिसऑर्डर आ जाते हैं। अगर हीमोस्टेसिस सही से नहीं हो रहा तो उसमें भी डिसऑर्डर होते हैं। दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है हीमोरेजिक डिसऑर्डर है और एक होता है थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर। हीमोरेजिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि क्लॉट सही से नहीं बनता, क्लॉट सही नहीं बन रहा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। थ्रोम्बोटिक केस में क्या होता है कि क्लॉट बन रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ थ्रोम्बोसिस बन गया, वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर क्लॉटिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं वो कंजेस्ट हो जाएंगी। तो वहाँ पे थ्रोम्बस की वजह से वहाँ कंजेशन हो जाएगी, ब्लड सही से पास नहीं होगा। और उसके बाद ये दो डीआईसी क्या होता है? डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन को कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग भी बन रही होती है और साथ साथ हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो रही है। ये कैसे होता है कि क्लॉट भी बन रहा है लेकिन ब्लीडिंग भी हो रही है? अब क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि जब क्लॉट बन रहा होता है तो वो ओवर क्लॉटिंग की वजह से प्लेटलेट्स को, जो बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं उनको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। जब प्लेटलेट्स ट्रैप हो गया, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, तो जब ब्लीडिंग हो गई इन केस ऑफ सेल इंजरी या वेस्कुलर इंजरी, तो प्लेटलेट्स की हमारी ऑलरेडी बॉडी में कमी है, तो इसकी वजह से जो है क्लॉटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। वो जो वेसोकंस्ट्रिक्टर होना था या हीमोस्टेसिस में बनना था वो होगा ही नहीं। क्लॉट तो बन रहा था लेकिन ओवर क्लॉटिंग की वजह से उसने प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लिया अपने अंदर। फिर क्या होगा कि जब इंजरी होगी तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स है ही नहीं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मल हीमोस्टेसिस कैसे स्टार्ट होती है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन कहले एक इमीडिएट न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स होता है। सबसे पहले जो हमारी बॉडी इन रिस्पॉन्स करती है इंजरी को, वो होता है न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स, इमीडिएट रिफ्लेक्स होता है जिसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। वेसोकंस्ट्रिक्शन किस तरह होती है? हमारी जब एंडोथेलियम जो लेयर होती है टिश्यू की, एंडोथेलियम लेयर, वहाँ जब इंजरी होती है तो वो फ़ौरन एक वेसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज़ करवाती है जिसको हम एंडोथेलिन कहते हैं। वो जब निकलेगा, वो एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है, वो फ़ौरन उसको सेल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाने की कोशिश करेगा, उस एरिया को बंद करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसने क्लॉटिंग नहीं करवानी, इसने बस एक कंस्ट्रिक्शन करवाना है कि ब्लीडिंग को कम कर दे। अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकंड जो इसका स्टेप है वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट होगी। पी से आप लोग याद रख लें कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा? प्लेटलेट प्लग बनेगा। पी से प्राइमरी, पी से प्लेटलेट प्लग। प्राइमरी प्लग, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जब हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन ने अपना काम कर दिया, उसने माइनर जो अपना उसने वेसोकंस्ट्रिक्ट मतलब सेल्स को करीब लेके आ गया, लेकिन अब जो मेन काम है वो प्लेटलेट्स ने करना है। प्लेटलेट्स वहाँ आएंगे, वहाँ उनको जब इंजरी होगी तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स कहते हैं और कोलेजन कहते हैं। ये जो होंगे वो सरफेस पे बाहर आ जाएंगे इंजरी के दौरान। ये नॉर्मल स्टेट में तो ये अंदर ही होते हैं, लेकिन जैसे ही इंजरी होगी, सेल सरफेस एक्सपोज होगी, ये दोनों फैक्टर बाहर आ जाएंगे। ये जैसे ही बाहर आएंगे प्लेटलेट्स इन पर आके अटैच हो जाएंगे। अगर ये इनको नहीं मिलेंगे प्लेटलेट को तो प्लेटलेट्स एंडोथेलियम पर अटैच नहीं होंगे। इसी वजह से वॉन विली ब्रांड फैक्टर का और कोलेजन का होना ज़रूरी है ताकि प्लेटलेट्स वहाँ आके अटैच हों। अच्छा ठीक है, प्लेटलेट्स वहाँ आके अटैच हो गए। अब जैसे ही प्लेटलेट अटैच होंगे, उनकी जो शेप थी, जो इनिशियल शेप होती है प्लेटलेट्स की, वो डिस्क शेप होती है। जैसे ही वो अटैच होंगे वो अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। इस तरह चेंज करेंगे कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इनकी शेप प्रॉपर कैसी होती है और बाद में कैसी हो जाती है। अब उसने शेप चेंज की। शेप चेंज करने का मकसद ये था कि वो अपनी शेप चेंज करे और मज़ीद जो प्लेटलेट्स हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर अटैच करवा सके। ठीक है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस बन गया, प्लेटलेट प्लग वहाँ पे बन गया। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट होनी है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, जो प्राइमरी था वो एक टेम्परेरी प्लग था। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस ने क्या करना है? फिब्रिन मेश वर्क की वजह से
इसको परमानेंट करना है, उसको थोड़ा मजबूत करना है, स्टेबल करना है क्लॉट को। इसमें क्या होगा, जो फैक्टर इन्वॉल्व होगा वो टिश्यू फैक्टर है। ये भी हमारे पास एंडोथेलियम से ही निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि टिश्यू फैक्टर क्या होता है, इंजरी साइट पर आते हैं और एक्टिवेट करवा देते हैं कोएगुलेशन कैस्केड को थ्रू एक्टिवेटिंग प्लेटलेट 7। प्लेटलेट 7 को एक्टिवेट करवाते हैं, प्लेटलेट 7 एक्टिवेट करवाता है कोएगुलेशन कैस्केड। कोएगुलेशन कैस्केड क्या होता है कि ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आप याद रख लें कि जो इनका एंड प्रोडक्ट निकलता है वो थ्रोम्बिन निकलता है, ठीक है। थ्रोम्बिन बहुत ज़रूरी होता है। इस थ्रोम्बिन ने क्या करवाना होता है कि थ्रोम्बिन ने हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में ना फिब्रिनोजिन प्रेजेंट होता है। इसने फिब्रिनोजिन को ना इनसॉल्युबल फॉर्म फिब्रिन में कन्वर्ट करना होता है। अगर थ्रोम्बिन नहीं होगा तो फिब्रिन नहीं बनेगा, ठीक है। थ्रोम्बिन का बहुत मेन काम होता है। अच्छा, अब थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन ने फिब्रिन में कन्वर्ट कर फिब्रिन बना दिया। फिब्रिन ने क्या करना है, अब फिब्रिन आपस में मिलेंगे, एक मजबूत प्लेटलेट्स को आपस में मिला के एक मजबूत वहाँ पे एक क्लॉट बना देंगे, मेशवर्क बना देंगे, जिसकी वजह से जो क्लॉट है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। 3 होप्स आपको स्टेजेस समझ आ गया। सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी ने एक रिफ्लेक्स स्टार्ट करना है, न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स, वो बहुत इमीडिएट होता है। इसमें इनिशियली क्लॉटिंग स्लो हो जाती है, लेकिन ब्लीडिंग स्लो हो जाती है, लेकिन ये एक परमानेंट क्लॉट नहीं होता। ये जस्ट टेम्परेरी से भी आप कह लें, बहुत माइनर एक क्लॉटिंग होती है, इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ठीक है। अब सेकेंडरी जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, इसमें प्लेटलेट प्लग्स बनना है, ये भी एक टेम्परेरी होता है, ये भी मजबूत नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता। अब जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होते हैं ये टिश्यू फैक्टर की वजह से होते हैं। टिश्यू फैक्टर ने आपको पता है कि कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करवाना है, उसने थ्रोम्बिन को रिलीज करवाना है, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजिन को एक्टिवेट करना है, इनसॉल्युबल फॉर्म फिब्रिन ने मेशवर्क स्टार बनाना है प्लेटलेट्स के साथ मिलके, तो इस तरह एक स्टेबल क्लॉट बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये डायग्राम से आप एक दफ़ा देख लें। आप सबसे पहले देखें कि ए वाली जो ए पोर्शन है उसमें सबसे पहले आप नीचे देखें, जो पर्पल कलर का एरो लगा हुआ है वहाँ पे रिफ्लेक्स, वहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है। फटाफट रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ, न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ साइट ऑफ इंजरी पर। एंडोथेलियन आए, एंडोथेलियन ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई। अब बी पोर्शन पे आए, बी पोर्शन में आप देखें प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि वॉन विली ब्रांड आप देखें एक्सपोज हुए हैं, तो आपको छोटी छोटी लाइंस नजर आएंगी एंडोथेलियम पर। ये जो होता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स होता है, ये बॉडी के एंडोथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर आके प्लेटलेट्स ने लगना होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की एडहीजन होगी, प्लेटलेट जैसे ही एडहीजन किया उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। सेकंड थर्ड, जैसे ही शेप चेंज हुई, इसे 2 तरह के काम करने होते हैं। एक तो मजीद प्लेटलेट्स को अपने ऊपर अटैच करवाना होता है और कुछ ग्रेन्यूल्स रिलीज करवाने होते हैं, जिनमें एडीपी आ जाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 आ जाता है। इन सब के अलग अलग फंक्शन है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ग्रेन्यूल रिलीज हुए, उनका भी फायदा है इसमें। 4 में हम लोग क्या करें, इसमें ये लोग क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करवाएंगे, मजीद प्लेटलेट्स को यहाँ पे इस साइट ऑफ इंजरी पर लेके आएंगे। साइट ऑफ इंजरी पे आगे उनकी एग्रीगेशन करवाएंगे। सी पोर्शन पे आए सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, इसमें क्या होगा, टिश्यू फैक्टर आएंगे। टिश्यू फैक्टर मजीद फिब्रिन को एक्टिवेट, टिश्यू फैक्टर ने फिब्रिन बनाना है, फिब्रिन का एक मेशवर्क बनाना है, स्टेबल क्लॉटिंग करवानी है। इसमें फॉस्फोलिपिड इन्वॉल्व होता है। जैसे ही हमारे पास एक प्लग बन गया, ठीक है, उसने क्या करना है, अब प्लेटलेट एक प्लग बना है, उसने एक्सपोज करवानी है अपने सरफेस पे, फॉस्फोलिपिड की सरफेस को एक्सपोज करवाना होता है। फॉस्फोलिपिड का भी बहुत मेन काम होता है। फॉस्फोलिपिड का काम होता है कि इसने अपने ऊपर जो कोएगुलेशन फैक्टर्स है ना, इसने उसको अटैच करवाना होता है। और उसके बाद थ्रोम्बन एक्टिवेशन हो गई, थ्रोम्बन ने क्या करवाया, फिब्रिन मेशवर्क बनाया। उसके बाद थर्ड डी की बात करते हैं। डी में अब क्लॉट बन गया, ठीक है। अब इसको तो क्लॉट को हमने रीअब्जॉर्ब भी तो करवाना है, क्लॉट को क्लॉट बन गया। अब इसको जो वहाँ पे सरफेस है उसको क्लियर भी तो करना है। तो क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर हैं, जैसे TPA और थ्रोम्बोमेड्यूलिन फैक्टर है। ये लोग वहाँ आते हैं। वहाँ TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। ये क्या करवाता है, फिब्रिन लाइसिस करवा देता है। फिब्रिन जो बना होता है उसकी लाइसिस करवा देता है, एक्स्ट्रा फिब्रिन होता है उसकी लाइसिस करवा देता है, वहाँ रिमूव करवाता है। थ्रोम्बोमेड्यूलिन क्या करवाता है, कोएगुलेशन कैस्केड को वो स्टॉप करवा देता है और मजीद थ्रोम्बिन नहीं बनने देता। उसके बाद जब ये बन रहा होता है ना, तो हमें पता है कि टिश्यू साइड पे न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, मैक्रोफेजेस भी आते हैं, मजीद रेड सेल्स भी आते हैं। तो वो इन जो बन रहा होता है ना मेशवर्क, उनमें ट्रैप होकर रह जाते हैं। बस इसमें यही बात थी कि वो न्यूट्रोफिल वहाँ अटैच हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं उसमें। उसके बाद ये क्लॉट डिसोल्यूशन और इसकी समरी देख लें। काउंटर रेगुलेशन में यही बात बताई हुई है उन्होंने कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन आएगा एक्टिवेटर, वो भी आप याद रखें कि एंडोथेलियम से ही रिलीज होता है, क्योंकि एंडोथेलियम का 2 काम है, सेंट्रल और नीचे देखिए सेंट्रल वॉल ऑफ एंडोथेलियम। इसने एंटीकोएगुलेंट भी रिलीज करवाने होते हैं, इसने प्रोकोएगुलेंट भी रिलीज करवाने होते हैं। अगर इन दोनों का बैलेंस रहेगा तो हमारे पास जो है वो प्रोकोएगुलेंट रिलीज नहीं होंगे, जो कि हार्मफुल होते हैं। कि अगर इन केस साइट ऑफ इंजरी पे बहुत ज़्यादा प्रोकोएगुलेंट रिलीज हो गए, या इन नॉर्मल स्टेट भी अगर इनका बैलेंस ख़राब हो गया तो प्रोकोएगुलेंट रिलीज हो गए,
तो वो अच्छा काम तो नहीं करेंगे, वो मज़ीद क्लॉटिंग करवाएंगे, थ्रोम्बोसिस बना सकते हैं, वीनस रिटर्न को ख़राब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है और एंडोथेलियम मेन कह लें सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इनके बैलेंस को रखने के। इसमें अब काउंटर रेगुलेशन में हमने पढ़ लिया कि टीपीए करवाता है, उसके बाद फिब्रोलाइसिस करवा देता है, क्लॉट को डिसॉल्व करवा लेता है और टिश्यू रिपेयर को स्टार्ट करवा देता है। बस इसमें यही बात थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो हम देख लेते हैं हम प्लेटलेट्स का क्लॉट में क्या काम है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह प्लेटलेट्स अपनी शेप चेंज करता है, किस फॉर्म में अपनी शेप चेंज करता है, इसमें कौन कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं जो मदद करते हैं प्लेटलेट प्लग बनाने में। इसके फंक्शन की बात करें तो platelets are not just for initial plug, they are also provide a critical surface for a coagulation cascade to occur efficiently. प्लेटलेट सिर्फ क्या है कि प्लग नहीं बनाता, इनिशियल प्लग नहीं बनाता, लेकिन ये कोएगुलेशन कैस्केड को भी मौका देता है कि वो अपना काम करे। और वो कहाँ पे काम करते हैं अपना, अभी हम लोग ने फॉस्फोलिपिड की बात की थी। फॉस्फोलिपिड वो सरफेस होती है जहाँ पे कोएगुलेशन कैस्केड ने आके अपना काम करना होता है। तो फॉस्फोलिपिड अगर नहीं आएगी, प्लेटलेट के ऊपर एक्सपोज नहीं होगी, तो कोएगुलेशन कैस्केड अपना सही से काम नहीं कर पाएंगे। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर कौन नॉर्मल क्या होता है? ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता हमारे पास, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एक तरह का रिसेप्टर होता है। अगर प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो वो वॉन विली ब्रांड के साथ अटैच होगा। अगर वो रिसेप्टर नहीं है किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, तो वो वॉन विली ब्रांड के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, रिसेप्टर का होना बहुत लाजमी है प्लेटलेट के ऊपर। उसके बाद इसमें कुछ साइटोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो क्लॉट की रिट्रैक्शन करवाते हैं। उसके बाद इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ग्रेन्यूल्स की बात कर लेते हैं। दो तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल और डेंस ग्रेन्यूल। अल्फा ग्रेन्यूल के ऊपर प्री सिलेक्टिन प्रेजेंट होता है। प्री सिलेक्टिन जो होता है इसके दो काम होते हैं। इसने मजीद रिक्रूटमेंट करवानी होती है मोर सेल्स की टू द साइट ऑफ इंजरी, और दूसरा इसने भी प्रोवाइड करनी होती है सरफेस फॉर कोएगुलेशन कैस्केड। उसके बाद जो इसमें आ जाते हैं हमारे पास ग्रेन्यूल्स, वो है फिब्रोनेजिन फैक्टर 5, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, फिब्रोनेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर, PF4, PDGF, TGF बीटा। और इसका फंक्शन आपको मेन पता होना चाहिए कि इस ग्रेन्यूल का कौन सा फंक्शन है। अल्फा ग्रेन्यूल जो होते हैं ना, इनका फंक्शन होता है कि इसने प्रोवाइड करवाना होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को और वाउंड हीलिंग में सिग्नल प्रोवाइड करना होता है। दो काम क्या है कि इसने क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करनी है और साथ में ही सिग्नल प्रोवाइड करनी है वूंड हीलिंग के। अब डेंस ग्रेन्यूल की बात करें तो इसमें ADP आ जाता है, ATP आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, सेरोटोनिन आ जाता है, एपिनेफ्रिन आ जाता है। इसका जो फंक्शन है, इसने क्या करवाना होता है कि प्लेटलेट्स को मजीद वहाँ पे साइट ऑफ इंजरी रिक्रूटमेंट करवानी होती है और एग्रीगेशन करवानी होती है प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि सबसे पहले प्लेटलेट अटैच होगा, फिर प्लेटलेट की एक्टिवेशन होगी, फिर प्लेटलेट एग्रीगेट करेगा। प्लेटलेट एडहेजन क्या होती हैं? आप इस डायग्राम पे देखें, एंडोथेलियल सरफेस पे कुछ वॉन विली ब्रांड फैक्टर प्रेजेंट है, और जो ये येलो आपको नजर आता है ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट की सरफेस पे आप ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर के कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं। ये रिसेप्टर जो होते हैं इनका नाम होता है GP1B। GP1B ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स को वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ अटैच करवाते हैं। अगर ये रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होंगे तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें बार्नेट-सोलियर सिंड्रोम प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाती है क्योंकि प्लेटलेट्स अटैच नहीं हो रहे, प्लेटलेट अपना काम नहीं कर रहे। अटैच होने के बाद ही उसने अपना काम करना था, उसने अपनी शेप चेंज करनी थी, फॉस्फोलिपिड को अपने सरफेस पे एक्सपोज करवाना था, फिब्रिनोजन की वजह से उसने मेशवर्क बनाना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। उसके बाद ये की रिसेप्टर में आप बात कर लें, GP1 जो फैक्टर है वो प्लेटलेट्स के ऊपर होता है और वो जाके वॉन विली ब्रांड के साथ अटैच होता है। जो GP1A और 2A है वो भी प्लेटलेट्स के ऊपर ही होता है, लेकिन इसने अटैच होना होता है कोलेजन के साथ। अभी हमने पहले बात की कि एंडोथेलियम में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है और कोलेजन होती है। कोलेजन के साथ अलग प्लेटलेट का रिसेप्टर अटैच होगा और वॉन विली ब्रांड के साथ अलग रिसेप्टर अटैच होगा। ये रिसेप्टर आपने मिक्स नहीं करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, MCQs में आ जाते हैं। उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन में अगर हमारे पास वॉन विली ब्रांड की फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो हमें वॉन विली ब्रांड डिजीज़ होगी जिसमें ब्लीडिंग होगी। GP1B डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास रिसेप्टर ही नहीं है, तो उसने अटैच ही नहीं होना वॉन विली ब्रांड के साथ। बेशक वहाँ पे वॉन विली ब्रांड प्रेजेंट हो लेकिन वो अटैच ही नहीं होगा वहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, बार्नेट-सोलियर सिंड्रोम होगा, इसमें भी ब्लीडिंग एक्सेस हो जाएगी। सेकेंड स्टेप की बात कर लें। अब जैसे ही एक्टिवेशन होगी प्लेटलेट्स ने अपनी शेप चेंज करनी है। पहले उसकी शेप थी डिस्क शेप थी, अब उसने अपनी शेप को स्पाइकी करना होता है। सी अर्चन टाइप, एक सी अर्चन होता है, आप गूगल करके देखिएगा सी अर्चन टाइप, उसमें भी स्पाइकी उसकी अपीयरेंस होती है। स्पाइकी अपनी शक्ल क्यों करेगा, ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके और मज़ीद ये आगे देखें मज़ीद
अपने ऊपर प्लेटलेट्स को अटैच करवा सके। उसके बाद सेकंड इसका काम होता है कि इसने फॉस्फोलिपिड की जो सरफेस है उसको एक्सपोज करवाना होता है। सबसे पहले अपनी शेप चेंज की, सेकंड इसने क्या किया, फॉस्फोलिपिड की सरफेस को एक्सपोज करवाया। फॉस्फोलिपिड की सरफेस एक्सपोज करवाने से क्या फ़ायदा हुआ, हमने बात की कि उसका फ़ायदा ये होता है कि उसने कोएगुलेशन फैक्टर को असेंबल करवाना होता है या वहाँ पे अटैच करवाना होता है और फिर कोएगुलेशन फैक्टर अपना मजीद काम कर सकेंगे। थर्ड इसका काम है कि इसने सिक्रीशन करवानी होती है ग्रेन्यूल्स की। ये हर जो ग्रेन्यूल उनका अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है क्लॉटिंग में। ठीक है, प्लेटलेट्स के 3 काम समझ आ गए। सबसे पहले जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होगा उसने अपनी शेप चेंज करनी है, फिर उसके बाद फॉस्फोलिपिड को एक्सपोज करवाना है ताकि कोएगुलेशन फैक्टर वहाँ पे आके अपना काम कर सके। सिक्रीशन करवानी होती है ग्रेन्यूल्स की। ग्रेन्यूल्स में थ्रोम्बिन आ सकता है, कोलेजन आ सकता है, ईडीपी आ सकता है, फिब्रोनेक्टिन आ सकता है, कोई भी फैक्टर है। इनके एक्टिवेटर्स जो होते हैं, अब जो थ्रोम्बिन का एक्टिवेटर होता है रिसेप्टर वो PAR1 होता है, जो एडीपी का होता है वो P2Y, आपको सिर्फ इसके रिसेप्टर के नाम पता होने चाहिए। P2Y1 होता है, P2Y12 होता है। उसके बाद TXA2 इसको थ्रोम्बोक्सिन A2 कहते हैं। ठीक है, इसने जब एक्टिवेट हो प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी, जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तब ये प्रोड्यूस होते हैं और इसका काम होता है कि एग्रीगेशन करवानी होती है। थ्रोम्बिन का काम हमें पता है, इसने फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना होता है, इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट करना होता है। एडीपी का काम है रिक्रूटमेंट करवानी होती है, मजीद प्लेटलेट्स को साइट ऑफ इंट्री पे लेके आना होता है। और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, इसने जब एक्टिवेट हो गया प्लेटलेट, अब उसको मजीद एग्रीगेट करवाना है, एग्रीगेशन करवानी है। ठीक है, अब स्टेप 3 की बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन किस तरह होती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन में क्या होता है कि कुछ रिसेप्टर, यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में देखें, येलो सर्कल के ऊपर आप हाफ सर्कल देख सकते हैं, ब्लू कलर का हाफ सर्कल होगा, इसको कहते हैं, ये जो रिसेप्टर होता है ये GP2B और 3A रिसेप्टर होता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स होता है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो ग्लासमीन थ्रोम्बस्थेनिया होता है, इसमें भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है हमें। ये फैक्टर, ये रिसेप्टर, इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है कि इन रिसेप्टर्स ने क्या करवाना होता है कि अपने साथ फिब्रिनोजिन को अटैच करवाना होता है। फिब्रिनोजिन जो होता है वो हमारे पास बाईवेलेंट होती है। बाईवेलेंट मीन इसने अपने साथ किसी भी 2 प्लेटलेट्स को अटैच करवाना होता है। अब एक यहाँ पे देखें, 2 प्लेटलेट्स के दरमियान हमें ब्लू 3 डॉट्स नजर आ रही है, ये फिब्रिनोजिन है। ठीक है, इसने क्या करना होता है, 2 प्लेटलेट्स को अपने साथ अटैच करवाना होता है। कहाँ पे अटैच करवाना होता है, GP2B और 3A कॉम्प्लेक्स के साथ, रिसेप्टर के साथ। अगर ये नहीं होगा तो फिब्रिनोजिन अटैच नहीं होंगे, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लेटलेट्स आपस में अटैच ही नहीं होंगे, प्लेटलेट की एग्रीगेशन ही नहीं होगी, तो प्लेटलेट्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको मैकेनिज्म समझ आ गया। फिब्रिनोजिन इज बाइवेलेंट, इट्स फॉर्म ब्रिज बिटवीन GP2B एंड 3A रिसेप्टर ऑन डिफरेंट प्लेटलेट्स क्लम्पिंग टू गेट देम टुगेदर। ठीक है, क्लिनिकल कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। GP2B और इसकी डेफिशिएंसी में 3A की डेफिशिएंसी में ग्लासमीन थ्रोम्बस्थेनिया होगा हमें, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। और उसके बाद स्टेबलाइजेशन, थ्रोम्बिन मेक्स द एग्रीगेट इरिवर्सिबल। जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, इसने फिब्रिन बना दिया, तो समझ लें अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। प्लेटलेट जब प्लग बनता है तो किसी हद तक वो, क्योंकि एक टेम्परेरी होता है तो वो किसी हद तक टूट सकता है, दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जैसे ये थ्रोम्बिन आ गया, इसने फिब्रिन बना दिया, फिब्रिन मेशवर्क स्टेबल हो गया, तो अब इसका इरिवर्सिबल होने का चांस ही नहीं, सॉरी रिवर्स होने का चांस ही नहीं है। उसके बाद हम इसके फार्माकोलॉजिकल थोड़ी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स होती हैं, जैसे एस्पिरिन होती हैं, P2Y12 इनहिबिटर्स होते हैं और PAR1 एंटेगोनिस्ट होते हैं। एस्पिरिन का काम होता है कि इसने थ्रोम्बोक्सिन A2 को स्टॉप करना होता है। हमने थ्रोम्बोक्सिन A2 की बात की कि इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवानी होती है। ठीक है, अब थ्रोम्बोक्स A2 ही नहीं बनेगा तो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होगी। ठीक है, और प्लेटलेट्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। P2Y12 इनहिबिटर ने क्या करना होता है कि ADP रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना होता है। हमें पता है कि ADP रिसेप्टर का काम क्या होता है, मजीद रिक्रूटमेंट करवानी होती है। एडीपी नहीं है तो रिक्रूटमेंट भी नहीं होगी। पार एंटागोनिस्टिक का काम होता है कि इसने थ्रोम्बिन ब्लॉक कर देना होता है, थ्रोम्बिन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को। थ्रोम्बिन से हमें पता है कि इसने फिब्रिन बनाना होता है, लेकिन थ्रोम्बिन नहीं है हमारे पास तो फिब्रिन भी नहीं बनेगा। उसके बाद की कॉन्सेप्ट रिकैप, इसमें एडहियन हुई, सबसे पहले प्लेटलेट ने एडहियन करवाई, कहाँ पे करवाई, वॉन विली ब्रांड फैक्टर पे और कोलेजन पे करवाई, डिफरेंट रिसेप्टर की वजह से। वॉन विली ब्रांड पे जो रिसेप्टर था वो GP1B था। ठीक है, अब एक्टिवेशन हो गई, जैसे ही प्लेटलेट अटैच हुआ एक्टिवेशन हुई, उसने पे शेप चेंज की, सिक्रीशन करवाई, ग्रेन्यूल्स अल्फा करवाए, डेंस ग्रेन्यूल को रिलीज करवाया, कोएगुलेंट सरफेस फॉस्फोलिपिड को एक्सपोज करवाया, फ्लिप करवाया अपने ऊपर, ताकि कोएगुलेशन कैस्केड के फैक्टर्स वहाँ आए और अपना काम करें। उसके बाद जैसे एक्टिवेशन हो गई, एग्रीगेशन स्टार्ट हो गई। एग्रीगेशन फिब्रिनोजिन ने आके प्लेटलेट्स को आपस में अटैच करवाया। कहाँ पे अटैच करवाया, कौन से रिसेप्टर पे, GP2B और 3A रिसेप्टर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक दफ़ा आप लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है।
हाइपरीमिया और कंजेशन हमने पढ़ा। हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बॉडी खुद करवाती है इन्फ्लेमेशन और एक्सरसाइज के दौरान। और कंजेशन क्यों होता है? किसी हार्ट फेलियर की वजह से या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। हाइपरीमिया आर्टिकुलर डायलेशन की वजह से होता है, मतलब आर्टरीज में होता है ये, और इसमें जो कलर होता है वो रेड होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कंजेशन में हमारे पास वीनस इंपेयर हो जाती है, वीनस में किसी किस्म के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग बन जाती है या कंजेशन हो जाती है, ब्लड की कंजेशन हो जाती है, वहाँ पे ब्लड स्टॉक हो जाता है, जैम हो जाता है। उसके बाद कलर की बात करें, इसमें ब्लू रेड कलर होता है क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्रॉनिक इफेक्ट में हाइपोक्सिया की वजह से हमें टिश्यू में हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, टिश्यू की इंजरी हो गई, टिश्यू इंजरी, बॉडी ने फाइब्रोसिस बनाना स्टार्ट की, फाइब्रोसिस की वजह से वहाँ स्कार बना, स्कार की वजह से कुछ कैपिलरी रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से हेमरेजेस हो जाते हैं, वहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं जिसमें हेमोसिस्टिन प्रेजेंट होती है। हमने मॉर्फोलॉजी की बात की, एक्यूट की बात की, क्रॉनिक पल्मोनरी की बात की। एक्यूट में माइनर होते हैं जिसमें कैपिलरी सबसे पहले इंगोज्ड होती है, इंगोज्ड होने की वजह से वो अपना जो फ्लूइड है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से फ्लूइड बाहर निकाल देती है, जो सेप्टल को भी, जो एयर सेक्स के दरमियान सेप्टल होती है, वॉल होती है, उसको उसमें एडीमा करवा देती है जिसकी वजह से माइनर हेमरेज स्टार्ट हो जाते हैं हमें। उसके बाद क्रॉनिक में हार्ट फेलियर की वजह से मजीद अडेप्टेशन के बाद जो होता है थिक हो जाती है वॉल और वहाँ पे फाइब्रस स्कार बन जाता है। वहाँ पे कुछ हार्ट फेलियर सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एल्वियोलर मैक्रोफेजेस लेडन विद हेमोसिस्टिन होते हैं, इनमें हेमोसिस्टिन प्रेजेंट है जो कि डाइजेस्टेड आरबीसी से निकलती है। उसके बाद हेपेटिक कंडीशन, इसमें एक्यूट केस में जो सेंट्रल वेन्स और साइनोसॉइड होते हैं सबसे पहले वो डिस्टेंड होते हैं और जो सेंट्रल लिब्यूलर साइड होते हैं उसमें निक्रोसिस हो जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। क्रॉनिक केस में मजीद वो नेटवर्क अपीयरेंस स्टार्ट कर देती है, अपीयर होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्राउन सेंट्रल जो एरिया होता है वो हमें रेड ब्राउन नजर आता है और जो इर्द गिर्द वाला एरिया पेरिफेरी होती है उसको ब्लड मिल रहा होता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है उसको, तो इसलिए वो उसको अफेक्ट नहीं होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ निक्रोसिस हो जाती है, वहाँ पे हेमरेजेस भी हमें नजर आते हैं, हीमोसिस्टिन लेटेंट मैक्रोफेज नजर आते हैं और हेपेटोसाइट नेक्रोसिस हो जाते हैं। हाँ, हीमोस्टेसिस की बात की कि ब्लड क्लॉटिंग होती है इन द साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी। अगर इसमें दो डिसऑर्डर होते हैं, हेमोरेजिक और थ्रोम्बोटिक। डीआईसी की हम लोग ने बात की कि इसमें क्लॉटिंग भी होती है, इसमें ब्लीडिंग भी होती है। 3 स्टेजेस को हमने डिटेल में पढ़ा कि वेसोकंस्ट्रिक्शन सबसे पहले स्टार्ट होती है, माइनर वो करने की कोशिश करती है, ब्लीडिंग को माइनर स्टॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद प्राइमरी हीमोस्टेसिस ब्लड पी से प्लेटलेट प्लग बनते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस फिब्रिन मेशवर्क स्टार्ट बनता है जिसकी वजह से क्लॉट मजीद स्टेबल हो जाता है। उसके बाद क्लॉट बन गया, अब उसको डिसॉल्व भी तो करना है ना ताकि वो वहाँ पे जो एरिया वो साफ हो जाए। क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए टीपीए आएगा, थ्रोम्बोमेड्यूलिन आएगा, वहाँ पे क्लॉट को डिसॉल्व करेगा। उसके बाद हमने एंडोथेलिन के 2 मेन फंक्शन होते हैं, एंटीकोएगुलेंट रिलीज करवाना और प्रोकोएगुलेंट रिलीज करवाना, ठीक है। इनके बैलेंस की वजह से नॉर्मल स्टेट प्रेजेंट होती है हमारी। अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो प्रोकोएगुलेंट रिलीज होंगे, जहाँ पे क्या होगा, मजीद क्लॉटिंग कोएगुलेशन बनते जाएंगे, साइड जगह जगह पे क्लॉट बनते जाएंगे जिसकी वजह से वीनस रिटर्न खराब होगा, हार्ट फेल हो सकता है क्योंकि उसको वापस ब्लड नहीं मिल रहा, अपना काम नहीं सही से करेगा। उसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स की हमने बात की कि प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, किस तरह इसमें ग्रैन्यूल, कौन कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं, किस तरह वो अपनी शेप चेंज करता है, कौन से प्रोटीन रिसेप्टर की वजह से वो अटैच होता है वॉन विली ब्रांड के साथ। GPA1B वॉन विली ब्रांड का होता है, GPA1A 2A वो कोलेजन का होता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें कौन सी डिजीज होंगी। उसके बाद हमने एक्टिवेशन की बात की कि किस तरह एक्टिवेट होता है, कौन से रिसेप्टर की वजह से, और इनके एडीपी का काम क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन E2 का काम क्या काम होता है। एग्रीगेशन में फाइनल ब्रिज बनता है हमारे पास जो कि रिसेप्टर कहाँ बनता है, GP2B और 3A। उसके बाद इसके मैकेनिज्म क्या हमने डिस्कस किया। क्लिनिकल कोरिलेशन में हमने बात की कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी इस रिसेप्टर की तो ग्लाइसिन थ्रोम्बोस्थेनिया होगा हमें। इसके स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि एक दफ़ा फिब्रिन बन गया तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ड्रग्स की बात की, क्या मतलब एंटी प्लेटलेट्स की बात की कि एस्पिरिन अगर होगी तो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा, P2Y12 की वजह से ATP नहीं बनेगा, ATP ब्लॉक हो जाएगा, PAR1 एंटोगनिस्ट की वजह से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा हमारी बॉडी में। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू होम्योस्टेसिस का। मजीद हम लोग इसकी कोएगुलेशन पाथवे रहते हैं और तो एंडोथेलियम का मजीद रहता है इसमें पोर्शन, तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट या आपके कुछ कोई भी सवाल है, किसी किस्म का भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।